खासतौर पर रेनडियर का इस्तेमाल किया जाता था। इस इलाके में रेनडियर बहुत अहम माने जाते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके मांस, खाल और दूध के लिए भी। गांव के सेंटर से करीब आधा किलोमीटर दूर ओमेकन के जमे हुए जंगल शुरू हो जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन इवान जैसे लोगों के लिए शिकारी उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। मैं जंगली आदमी हूँ। ये मेरी शिकार वाली जगह है और ये है मेरा टेंट, मेरा घर। वो अभी आग जला रहा है, हमें इस आग की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हमें सिर्फ रास्ते पर चलना चाहिए, नीचे की बर्फ पतली है। हम जमी हुई नदी की तरफ जा रहे थे जहाँ इवान ने एक दिन पहले मछली पकड़ने का जाल लगाया था। इवान ने हमारे कैमरामैन को टाइम पर रोक लिया। वो बर्फ की एक टूटी हुई सतह पर कदम रखने वाला था, एक गलत कदम और वो पानी में गिर सकता था ओ रुको, और भीग सकता था। एक बार सर्दियों में जब इतनी ही ठंड थी, मेरे पापा जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। वो बर्फ के अंदर गिर गए और तुरंत ही ठंड से जमने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि आसपास कोई गर्म जगह नहीं है और मदद मिलने का कोई चांस भी नहीं, तो उन्होंने खुद को गोली मारने का फैसला किया ताकि धीरे धीरे दर्दनाक मौत न झेलनी पड़े। थोड़ा पानी लेंस पर गिर गया। ओह माय गॉड, ये तो अभी से जम गया। हमारा कैमरा पहले इतनी ठंड में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और अब ये जमी हुई लेंस तो बिल्कुल बेकार हो गई है। हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जाल निकालने के लिए वो एक छोटी फावड़े से छेद से बर्फ हटा रहा है। जैसी मछलियां बर्फीली हवा में आई वो कुछ ही सेकंड्स में मर गईं। पानी अंदर से गर्म था लेकिन बाहर आती ये मछली शॉक में आ गई और पूरी तरह से जम गई। अब वो जमी हुई मछली को पकड़कर थोड़ा गर्म कर रहे हैं अपने हाथों से रगड़कर, ताकि उसे काटना आसान हो जाए। फिर बड़े ध्यान से वो उसे पतली स्लाइस में काट रहे हैं। जमी हुई और कच्ची जंगली मछली जब ये फ्रीज होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ बर्फ खा रहे हो। इसे नमक के साथ खाना चाहिए। सर्दियों में मछलियों में ढेर सारे विटामिन होते हैं। टेंट के अंदर गर्मी है लेकिन बाहर की परत पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। आप देख सकते हैं वो आग को तेज कर रहे हैं और थोड़ी मछली प्रकृति को अर्पण कर रहे हैं। हे प्रकृति की आत्मा, हमारा ये तोहफा स्वीकार करो। हमें शिकार में सफलता दे और अपनी जमीन की समृद्धि से हमें नवाजें। उनके शमानी विश्वास के मुताबिक उन्हें शिकार की आत्मा को संतुष्ट रखना होता है, वरना अगली बार शिकार में कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। इवान इस बार कोई बड़ा शिकार करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से अभी अभी कोई जानवर गुजरा है। जमीन पर पैरों के निशान और थोड़े पेशाब के धब्बे दिख रहे हैं। देखो, ये रोड डियर के पैरों के निशान हैं। हम उसके काफी करीब आ चुके हैं। क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक बाहर ठंड में खड़ा रहा, मेरी नाक फिर से सुन्न होने लगी। अब मुझे और सावधान रहना पड़ेगा। मुझे अपनी नाक महसूस ही नहीं हो रही है। ओके, उस तरफ से वो भागते हुए जंगल की ओर गया था। ओके। मैं जाल वहीं लगाऊंगा। उन्हें उम्मीद है कि कोई बड़ा जानवर इसमें फंसेगा। शिकारी को पता है कि जानवर हर दिन एक ही रास्ते पर चलता है, इसलिए वो उसी रास्ते पर जाल बिछा रहे हैं। अब वो जाल को बर्फ से ढक रहे हैं। जाल के आसपास के निशानों को मिटाने के लिए वो कुत्ते की पूंछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बाद में फिर यही लौटेंगे देखने के लिए कि ये क्या पकड़ता है, लेकिन उससे पहले इवान उस जाल को चेक करना चाहते हैं जो उन्होंने कल लगाया था। वो बर्फ से ढके इलाके को ध्यान से स्कैन कर रहे हैं। ये पूरा इलाका मेरे लिए किताब जैसा है। जब बर्फ गिरती है, मैं उनके पैरों के निशानों से ट्रैक करता हूँ कि कितने जानवर हैं। मुझे पहले से पता है कि इस इलाके में कितने जानवर रहते हैं। साका एक तुर्किक समुदाय है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं और मैं हूँ तुर्की से, एक ऐसा देश जिसकी जड़ें भी इसी जगह से जुड़ी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर को थैंक यू कहूंगा और समझना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों से कितनी अच्छी तरह से जुड़ा हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर माई हेरिटेज से घर पर किया जाने वाला डीएनए टेस्ट किट मिला है ताकि मैं जान सकूं कि मेरी असली एथनिसिटी क्या है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। किट के साथ एक स्वैब आता है, बस मुझे इसे अपने गाल के अंदर करीब 1 मिनट तक रगड़ना है, फिर उसे वायल में डालकर काले निशान पर से तोड़ना है। सब कुछ पैक करना है और दिए गए पते पर वापस भेज देना है। करीब 4 हफ्तों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मैं अपने वंश की जड़ें जानने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे माई हेरिटेज से एक ईमेल आया है। देखते हैं कि मेरा डीएनए क्या कहता है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो 40.5 का थोड़ा थोड़ा है। उन्हें पहचानता ना वाकई में कमाल के डीएनए किट को टर्की ब्रांड का
फिलहाल आज रात आग पर मीट पकेगा। ओम्याकान में खरगोश बहुत मिलते हैं। युद्ध के समय हमारे लोग इन्हीं खरगोशों का शिकार करके जिंदा बचे थे। तुम्हारा ने खरगोश पकाया, अपने घर में डिनर टेबल तैयार की। इसमें बिल्कुल फैट नहीं है, ये बहुत लीन मीट है, थोड़ा सूखा लगता है। आगे आने वाले कुछ सीन शूट करना हमारे लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन द ओलेंगोव्स की मदद से, जो रूरल रशिया पर यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है, हम ये सब शूट कर पाए। सुबह की पहली रोशनी में हमें घर के पास कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक विशाल सांप की मूर्ति जो पूरी की पूरी गाय के गोबर से बनी हुई है। उसका वजन 360 किलो से भी ज्यादा है और इसे एक लोकल किसान ने बनाया है। यहाँ का सब जीरो क्लाइमेट पानी की पाइपलाइन को भी चलने नहीं देता। अगर पाइप लगाए जाए तो उसके अंदर का पानी तुरंत जम जाएगा। इसलिए लोग अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करते हैं, जैसे हाथ धोने के लिए टैंकों में पहले से स्टोर किया गया पानी इस्तेमाल करना। हमारा सिंक काफी पुराना है। नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी गिरता है और जब भर जाती है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक बार फिर यहाँ प्लम्बिंग सिस्टम न होने की वजह से घरों में ना तो शावर होता है ना टॉयलेट। इन जरूरी सुविधाओं को बैग में बनाए गए कैबिन्स में रखा गया है जो बिना हीटिंग के होते हैं। सीवेज सिस्टम न होने के कारण इंसानी वेस्ट वहीं जमा रह जाता है जहां उसे डाला गया है। जैसे ही वेस्ट हवा के संपर्क में आता है वो तुरंत जम जाता है और धीरे धीरे बर्फ के खंभों की तरह जमा होता है, जो कभी कभी 1 से 2 मीटर ऊंचे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे टूटते हैं। जब किसी को टॉयलेट जाना होता है तो उसे पहले काफी सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं और जल्दी करना पड़ता है ताकि ठंड से जम ना जाए। ये कोई आरामदेह अनुभव नहीं होता, लेकिन ये टॉयलेट थोड़ा अलग है। इसमें हीटर है, पर प्रॉब्लम ये इसे वेंटिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहर की ठंडी हवा हीटिंग सिस्टम को खराब करती है। ओह, देखो, अरे वाह। इस तरह के टॉयलेट को ठंड से बचाने के लिए अब भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके अंदर अक्सर तेज बदबू जमा हो जाती है। नहाने, खाना बनाने, बर्तन धोने या बस पानी पीने के लिए साफ पानी जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पानी हासिल करना अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। लोग यहाँ नदी से बर्फ के ब्लॉक्स काटते हैं, फिर उन्हें पिघलाकर ताज़ा पानी बनाते हैं ताकि रोजमर्रा के काम हो सके। इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो एक सफेद चादर जैसी फैली हुई बर्फ है, लेकिन उसके नीचे एक जमी हुई नदी है जो यहाँ पानी का इकलौता स्रोत है। अब वो एक चिजल से मोटी बर्फ को काट रहे हैं। अगर बहुत ठंड हो तो जल्दी काम करना पड़ता है, वरना खुद ही जम जाओगे। जैसे जैसे हम एक एक करके ठोस बर्फ के ब्लॉक्स काटते हैं, उन्हें उठाकर स्लेट पर रखते जाते हैं। 1, 2, 3। ओप्स। हमने स्लेट पर उतने बर्फ के टुकड़े लाद दिए हैं जितना वो उठा सकता है। हमारे पूर्वज इन बर्फ के ब्लॉक्स को बैलगाड़ियों से ले जाते थे। निकोलाई, ये कितने दिन चलेंगे? मेरा परिवार बड़ा है, ये शायद 2 या 3 हफ्ते चल जाएंगे। ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े या तो घर के अंदर के किसी ठंडे कमरे में रखे जाते हैं या फिर सीधे बैकयार्ड में बाहर। वो इन बर्फ के टुकड़ों को ड्रम में डालते हैं, फिर जब ये पिघल जाते हैं तो उन्हें पीते हैं। बल्कि वो अपने पड़ोसियों के साथ भी इसे बांटेंगे ताकि सभी लोग इस साफ पानी से नहा सकें। इस गांव में नहाने की शुरुआत नल खोलने से नहीं होती, बल्कि लकड़ियां काटने से होती है। अब वो निकोलाई से लिया गया एक बर्फ का टुकड़ा उठा रहा है और उसे अंदर ला रहा है। हमारे दादा दादी तो 2-2 घंटे तक नहाते हैं। हम आमतौर पर 1.5 घंटे तक नहाते हैं। और तुम्हें अपना नहाना पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा प्रोसेस लगभग 4 से 5 घंटे लेता है। हम हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, शनिवार या रविवार को। अगला स्टेप है जमी हुई शैम्पू की बोतल को स्टोव के पास गर्म करके लिक्विड बनाना। नहाते वक्त ये लोग लोटे से खुद पर पानी डालते हैं। जब नहाना खत्म होता है तो ये फटाफट कपड़े पहनते हैं क्योंकि अब इन्हें 60 डिग्री से बाहर -54 डिग्री सेल्सियस में निकलना है, यानी कुल 114 डिग्री का फर्क। सप्ताह का नहाने का रिचुअल खत्म होने के बाद अगली सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे बच्चे एक हड्डी जमा देने वाली ठंडी सुबह में उठते हैं। बाहर अब भी अंधेरा है। घर के अंदर लगे सिंपल वाटर टैंक की मदद से घर की गर्माहट में बच्चे अपना चेहरा धोते हैं और ब्रश करते हैं। Start with a 50% deposit bonus. Increase your investment. लेकिन बाकी जरूरतों के लिए अभी भी उन्हें बाहर वाले टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो है ना अपनी बेटियों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती है। बच्चे कई लेयर के कपड़े पहनते हैं ताकि बाहर के सफर में ठंड से बचे रह सकें।
बाहर जाने से पहले जाना अपनी बेटियों के चेहरे पर वुल शॉल कसकर लपेटती है, जिससे उनका मुंह और नाक ढके रहे और बर्फीली हवा से बचाव हो। अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। स्कूल तक का रास्ता लगभग आधा किलोमीटर है। हर सर्द सुबह निकोलाई अपनी बेटियों को लेकर निकलते हैं। ओमिकॉन में स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जाता। उससे नीचे जाना बाहर निकलने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। आज थर्मामीटर -54 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, दूसरी तरफ इवान जैसे लोग की जिंदगी हर दिन सर्वाइवल और शिकार के इर्द गिर्द घूमती है। इवान के पास यहाँ कई जानवर हैं, यहाँ तक कि उसके पास एक जमा हुआ भेड़िया भी है। उसने इस भेड़ियों को सुबह होने से पहले यानी करीब 2 घंटे पहले हमारे साथ मिलकर लगाए गए जाल में पकड़ा। भेड़िया जाल में फंसा था और ठंड की वजह से मर गया क्योंकि वो हिल नहीं पाया। ठंड में अगर हिलते नहीं हो तो मर जाते हो। ये नर भेड़िया है। अब इवान इसकी खाल बेचेगा और इसके मांस का इस्तेमाल करके नया जाल लगाएगा, जिससे वो भालू का शिकार करेगा। वो हमें अपने शिकार का कलेक्शन दिखा रहा है। ये उन लोमड़ियों की खालियां जिन्होंने उन्हें पूरी सर्दी ट्रैक किया और पकड़ा। इसकी फर कितनी मोटी थी, ये तो पूरा बड़ा भालू था। इन भालुओं को मारना पड़ा क्योंकि ये मेरे जानवरों पर बार बार हमला करते थे। हर साल ये मेरी जमीन पर आ जाते हैं और हर बार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिकॉन की ठंड इतनी ज्यादा है कि सबसे मजबूत गाड़ियां भी फेल हो जाती हैं अगर उन्हें सही तरीके से तैयार ना किया जाए। अगर कोई गाड़ी कुछ घंटे तक बिना इंजन चलाए बाहर रह जाए तो वो पूरी तरह से जम जाती है और बिना पूरी तरह डिफ्रॉस्ट किए चालू नहीं होती। अपनी कार को डिफ्रॉस्ट कैसे करोगे? हम जेट हीटर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि स्टार्ट होगा या नहीं। हर हिस्सा कड़क बर्फ में जम चुका है, मेटल, फ्यूल, तेल, यहाँ तक कि बैटरी भी। वो सबसे पहले कार पर जमी मोटी बर्फ को ब्रश से साफ कर रहे हैं। टायर एकदम पत्थर जैसा सख्त हो गया है। बाहर का तापमान -56 डिग्री सेल्सियस था। टायर पंक्चर नहीं हुआ है, बल्कि इतनी ज्यादा ठंड में अंदर की हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायर पिचक जाता है। ये लोग इस सेटअप को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि गाड़ी को गर्म किया जा सके। हम इसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि जो गर्म हवा अंदर है वो बाहर न निकले। ये लो, इसे पकड़ो। बाहर बहुत ठंड है। यहाँ हर चीज को गर्म रखना जरूरी होता है क्योंकि ये डीजल कार है, इसलिए टैंक में जो डीजल है वो पूरी तरह जम गया है। गाड़ी अब ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक गर्म होने के लिए रखी रहेगी। अगर किसी लोकल के पास हीटेड गैराज है तो वो अपनी गाड़ी को महीनों तक सुरक्षित रख सकता है बिना इंजन को खतरे में डाले। जब हमारी गाड़ी को डिफ्रॉस्ट किया जा रहा था तो हमने पहली बार ऐसी गैराज का दौरा किया था। इस गैराज का दरवाजा बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, कोई भी कोना खुला नहीं छोड़ा गया है। वो लोग स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। दीवार को देखिए, लेयर दर लेयर बनाया गया है और यहाँ हीटिंग पाइप्स भी है जो पूरे गैराज को गर्म रखते हैं। हमने गाड़ी को 3 घंटे तक गर्म किया है। अब इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बैटरी लगाई जा चुकी है। अब डिपस्टिक से ऑयल लेवल चेक किया जा रहा है। ये पहली बार है जब दरवाजा खोला गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को मौत के मुंह से वापस लाया गया है। अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ओमिकॉन में जिंदा रहने का मतलब प्रकृति पर जीत पाना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर जीना है। प्राचीन शामनिक ज्ञान से प्रेरित याकुट लोग ठंड से लड़ते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं और उसके नियमों के साथ जीते हैं। देखो, तापमान जरा भी ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ सबसे बेरहम सर्दियों का सामना डर से नहीं बल्कि रिवाजों और विश्वास से किया जाता है। इस अटूट यकीन के साथ कि प्रकृति जितना लेती है उतना ही लौटाती भी है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये है प्रकृति के साथ जीने की कहानी। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त तुर्गत एकिम को, जो इस पूरे सफर में हरदम मेरे साथ थे। उन्होंने भी ओमिकॉन में एक वीडियो शूट किया जहां उन्हें एक लोकल परिवार से खास इनविटेशन मिला और उन्होंने इस जमा देने वाले गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। और हाँ, जब मैं तुर्गत के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों ने -55 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नदी में छलांग लगाई। ये मेरी जिंदगी के सबसे एक्सट्रीम